तो चैप्टर 12 जो है थर्मोडायनेमिक्स, उसके अंदर हमने थियरी उसका खत्म किया। और वैसे यहाँ पे देखा जाए तो बेसिक फंडा जो था वो है कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन जो है वो लास्ट लेक्चर का हमारा काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन का पॉइंट था। कार्नोट इंजन के अंदर यहाँ पे आपको चार बेसिक प्रोसेस जो हमने समझी है और उसके हिसाब से वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और ये ग्राफ जितना आप अच्छी तरह से समझेंगे उतना आपका कार्नोट इंजन है वो मस्त मजेदार हो सकता है। यहाँ पे दो चीजें ऑब्जर्व करनी है आपको, आइसोथर्मल की दो प्रोसेस, एडियाबैटिक की दो प्रोसेस। दो एक्सपांशन होंगे और दो कंप्रेशन होंगे। पहले एक्सपांशन होगा, उसके बाद कंप्रेशन होंगे। आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर सेम रहेगा, एडियाबैटिक यानी टेम्परेचर चेंज होगा बट हीट एक्सचेंज नहीं होगा। आइसोथर्मल फिर से कंप्रेशन, मतलब ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। और उसके हिसाब से बहुत ही काम का फॉर्मूला बनता है जो है 1 - T2/T1 ईटा, इसको कहते हैं दैट इज एफिशिएंसी। ओके, कोई भी इंजन का एफिशिएंसी कितना है, एक्चुअली इट इज अबाउट जस्ट आउटपुट अपॉन इनपुट। मानव हितक अपने वीडियो प्लीज ऑन कर दीजिएगा। अब यहाँ पे उसके जो भी इलास्ट्रेशंस वगैरह है वो देख लेते हैं पार्ट 2 के और पार्ट 4 के क्वेश्चंस। यहाँ पे पार्ट 2 में थोड़े बहुत देखने जैसे क्वेश्चन है, पार्ट 4 में तो ऐसा समझे कि कुछ ज्यादा कुछ है ही नहीं। ओके, पर यहाँ पे आई थिंक ऐसे ग्राफ को लेकर कोई क्वेश्चन आ सकता है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, पी वर्सेस वी का ग्राफ हो और एरिया अंडर द ग्राफ करना हो तो आपको कौन सा क्वांटिटी मिलेगा, सोच कर बताइएगा। एरिया हो यानी एक्स और वाई एक्सिस की जो क्वांटिटी है उसका क्या करना पड़ेगा, और स्लोप हो तो क्या करना पड़ेगा। स्लोप हम कहते थे वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, ऐसा कहते थे, याद हो तो। अगर इसका स्लोप निकाले तो P बाई वी ऐसा कुछ आएगा, और एरिया हो तो दोनों एक्सिस का मल्टीप्लीकेशन यानी P इंटू वी आएगा। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या देता है, तो कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम हमें देता है वर्क डन। ओके, अब यहाँ से ये जो दो छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स है वो याद होंगे तो आपका काम आसान हो सकता है। अब ध्यान से पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाइएगा। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगो अ साइक्लिक चेंज ABCD। चलो ए से बी गया तो इस ग्राफ में प्रेशर और वॉल्यूम है। क्या हितार्थ आप ए से बी का प्रोसेस मुझे प्रेशर और वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में समझा सकते हो क्या हो रहा है वहां पे। हितार्थ। सर जब प्रेशर मतलब 5 होता है तब वॉल्यूम 1 लीटर है। ओके, ए से और बी की प्रोसेस हुई तब प्रेशर और वॉल्यूम में किस तरह से चेंजेस आए। सर प्रेशर कांस्टेंट रहा और वॉल्यूम 1 से 3 चेंज हुई। वेरी गुड, वॉल्यूम बढ़ा तो क्या ये एक्सपांशन हुआ कि कंप्रेशन हुआ। एक्सपांशन हुआ। वेरी गुड, एक्सपांशन हो तो उसको वर्क डन बाय द सिस्टम कहते हैं या वर्क डन ऑन द सिस्टम कहते हैं। ऑन द सिस्टम। गलत। जब वॉल्यूम बढ़े, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, फिजिक्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन का कॉन्सेप्ट वॉल्यूम को लेकर होता है। वॉल्यूम बढ़ा तो पॉजिटिव वर्क, वॉल्यूम कम हुआ तो नेगेटिव वर्क। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब उसने हीट लिया होगा तो ही वॉल्यूम बढ़ेगा। इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब वहां पे हीट रिलीज किया तो वॉल्यूम कम हुआ होगा। एंड व्हेन यू जस्ट थिंक अबाउट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ताकि देखो बी से सी जाएगा ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी। तो बी से सी के कॉन्टेक्स्ट में डेल्टा वी क्या होगा व्याख्या। 3 डेल्टा वी, माइनस। डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वॉल्यूम करेंगे। यस सर। तो बी से सी गया, देन व्हाट इज द डेल्टा वी। 0। वेरी गुड, तो उस टाइम पे वर्क डन क्या हो जाएगा। 0। व्हाट अबाउट द डीए,
उस केस में वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। वेरी गुड। यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हुआ इसलिए ये वर्क डन कैसा? ये पॉजिटिव होगा। वेरी गुड। यहाँ वॉल्यूम कम हुआ इसलिए वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। आई बात समझ में? यस सर। टोटल वर्क डन चाहिए तो टोटल वर्क डन यानी W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 पर W2 W3 तो कैसा? 0। ये जो आएगा उसमें से इसको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ में आ रही है बात? यस तो सर। फिगर के हिसाब से आपको अपना काम आसान करना आना चाहिए। ओके, उसके हिसाब से आप समझेंगे तो आपको परफेक्ट पता चल जाएगा। ये 1010 हुआ, ये -404 हुआ, सबको ऐड किया तो दिस माइनस दिस, तो आपको आपका आंसर मिल गया। अब यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल तरीके से आएंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ कुछ बेसिक से पॉइंट पता होने चाहिए। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस हो तो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 आएगा। अगर ए डायबिटिक प्रोसेस हो तो P1 V1 रेस टू गामा, P2 V2 रेस टू गामा, ऐसा आएगा। ओके, ये दो फॉर्मूला भी याद रखेंगे तो भी आपका काफी सारा काम हो जाएगा। अब देखिए, इफ एट 50 डिग्री सेल्सियस 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर, a definite mass of gas is compressed slowly and suddenly, then what will be the final pressure and the temperature of the gas in each case if the final volume is 1/4 of the initial volume and gamma लेना है 1.5। तो नया वॉल्यूम 1/4 ऑफ V1, प्रेशर 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अच्छा, इससे वैल्यू कैसे मिलेगा? किसी को कुछ याद है? प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला मास अपन H रो जी, प्रेशर ड्यू टू हाइट, बराबर। तो हाइट क्या ले लेंगे आप? 75 सेंटीमीटर। डेंसिटी किसका लेंगे आप? मर्क्यूरी का। ओके, और इसी के हिसाब से पता है आपको, करते थे ना 1.01 10⁵ पास्कल, फ्लूइड मैकेनिक्स। वहां से इसका प्रेशर है वो मिल सकता है। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, उसकी जरूरत यहाँ पे ज्यादा नहीं रहेगी, बट पता होना चाहिए। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है, उसको केल्विन में हमने कन्वर्ट कर दिया। Now this is considered as compressed slowly, so this process is isothermal, मतलब वहाँ पे temperature change नहीं हुआ। When temperature not changes तो P1 V1 is equals to P2 V2 बना। वैल्यूज हमारे पास है तो ये 75 इंटू 4 आ गया, तो 300 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब एक्चुअल क्या बोलते हैं, एक्चुअल प्रेशर पास्कल में निकालना नहीं था, यहाँ पे 75 सेंटीमीटर मिला तो 300 सेंटीमीटर ऑफ Hg आ गया। पर आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, जस्ट फॉर द नॉलेज, नो नीड टू पुट इन एग्जाम पेपर, आपको कहीं पे लिखना नहीं है पर पता होना चाहिए, दैट इज पॉइंट। नाउ व्हाट, सेकंड पॉइंट ऐसा था कि अगर वो आप सडन चेंज करेंगे तो सडन चेंज यानी क्या? दैट इज ए डायबिटिक प्रोसेस, और ए डायबिटिक प्रोसेस में आता है P1 V1 रेस टू गामा, P2 V2 रेस टू गामा। अच्छा, अब जिन लोगों को कैलकुलेटर यूज करना है उसके लिए भी ये टास्क थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। चलो, यहाँ पे आपने वैल्यूज डाल दी, वैल्यूज कैंसिल हो गई। 75 इंटू 4 रेस टू 1.5, ये कैसे करेंगे? वहां से ये स्टेप लिखा, पर ये या तो ये समझ में आना चाहिए कि क्या किया। वैसे देखो कितना 4 raised सिंपलीफाई। to 3 by 2. यस, 4/3/2, और उसको लिखा है 1 प्लस हाफ, यानी 4/1 इंटू 4/हाफ। एनीथिंग रेस टू हाफ इट मीन्स रूट। ओके, तो पावर 1.5 देखकर टेंशन नहीं लेना है। 1.5 इज कंसीडर 3/2। 3/2 को आप ऐसा ले सकते हैं कि 3/2 यानी एक बार पूरा वैल्यू और एक बार उसका रूट, पता चल जाएगा। तो जैसे दो इक्वेशंस मैंने बताए थे प्रेशर और वॉल्यूम को लेकर, पर यहाँ पे टेम्परेचर हो तो P1 V1 रेस टू
गामा ये तो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, पर ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब विदाउट एनी प्रूफ। हमें याद रखना है थर्मोडायनेमिक्स के केस में कि अगर मान लो मुझे प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन चाहिए तो पीवी रेस टू गामा रिमेन्स कांस्टेंट आएगा, पर अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन चाहिए तो हमें लेना पड़ेगा T1 V1 रेस टू गामा -1, T2 V2 रेस टू गामा -2। अगेन हमारे पास सभी वैल्यूज है एज इट इज, तो हम वैल्यूज डाल दे, एनीथिंग रेस टू 0.5 दैट इज अ हाफ, दैट इज उसका रूट, तो आपको ये टेम्परेचर भी मिल जाएगा। बट ध्यान रखने का, ये आपको सबसे पहले जो भी वैल्यू लेनी है वो केल्विन में लेनी है, और फाइनली बाद में आप उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिपेंड करेगा क्वेश्चन के अंदर, कुछ कुछ क्वेश्चंस में हम यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में ही रखेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस में हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्वेश्चंस के हिसाब से आप आइडेंटिफाई करिएगा कहाँ पे केल्विन करना है और कहाँ पे केल्विन नहीं करना है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हल्का फुल्का सा अच्छा क्वेश्चन था, 2 या 3 मार्क में पूछने के लिए। अब ये जो क्वेश्चंस है 3/4 अभी जो हम देखेंगे, वो सभी क्वेश्चंस 1 मार्क में या तो एमसीक्यू में आ सके उसकी अच्छी पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस है, पर ध्यान से करेंगे तो यहाँ लेक्चर के दौरान ही आपको उसका पूरा का पूरा आइडिया आता जाएगा। ध्यान से देखते जाइएगा। व्हाट इज द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी यानी ईटा का फॉर्मूला 1 - T2/T1। कार्नोट एंजिन, तो कार्नोट एंजिन के अंदर हम दो वर्ड्स देखेंगे, एक होगा सोर्स और एक होगा सिंक। ध्यान से सुनिएगा, सोर्स यानी जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, सिंक यानी जिसका टेम्परेचर कम होगा। अब उसके अंदर अलग अलग वर्ड यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे T1 को सोर्स समझना है और T2 को सिंक समझना है, यानी T1 का टेम्परेचर हाई और T2 का टेम्परेचर लो होना चाहिए। यहाँ पे वर्ड यूज किए गए हैं आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट। आइस पॉइंट इंडिकेट करता है 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 कैलोरी। स्टीम पॉइंट इंडिकेट करता है 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 कैलोरी। बस अब हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू तो था ही, 1 - T2/T1, जस्ट सिंपली प्लेस द वैल्यू, जो मिलता है 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको उसका परसेंटेज के अंदर आंसर मिल जाएगा। यही क्वेश्चन को यहाँ पे जैसे आइस पॉइंट स्टीम पॉइंट कहा है, वो यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं कि भाई सोर्स एट फॉर एग्जांपल 200 डिग्री सेल्सियस एंड सिंक एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, इन शॉर्ट T2 कम टेम्परेचर वाला, जिसको कहते हैं टेम्परेचर ऑफ सिंक, और T1 जो है उसको कहते हैं बड़ा टेम्परेचर या तो टेम्परेचर ऑफ सोर्स, और उसके हिसाब से ये आपका फॉर्मूला। इतना याद रखो, काम आपका आसान। उसी के बेसिस पे ये थोड़ा उल्टे टाइप का क्वेश्चन कि ऑलरेडी एफिशिएंसी बता दिया, 40% एफिशिएंसी है। ओके, तो T1 2100, T2 700, तो यहाँ पे 700 2100 यानी 66% था। So one of the most efficient engine ever developed operated between these two temperature. Its actual efficiency is 40%. Then what is the percentage of its maximum possible efficiency is this? मतलब क्या? तो कि as per this data, efficiency हो रहा है 66%, पर actual में उसका efficiency सिर्फ कितना है? 40%। तो यहाँ पे क्या किया, तो कि actual efficiency यानी eta actual upon eta maximum, it is something like that। कि आप में से कोई ऐसा है कि पेरेंट्स को लग रहा है कि बहुत अच्छा हार्डवर्क कर सकता है, ओके, करते 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 मतलब क्या, तो कि ऐसा लग रहा है कि ये 85% क्रॉस कर जाए, तो 85 तो क्रॉस करे ऐसा नहीं लग रहा है, पर हार्डवर्क करे तो 75 तक तो पहुंच सकता है। तो दैट इज जस्ट समथिंग लाइक दैट कि 75% तक आप पहुंच सकते हो एक्चुअली, पर आपने अपने हार्डवर्क को एक्सटेंड किया और आप 85% तक पहुंच गए। मतलब आपने क्या किया, तो कि यहाँ पे आपने अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाया। तो 75 डिवाइड बाई 85 मल्टीप्लाई बाई 100 करते, और जो आपने अपना एफिशिएंसी बढ़ाया वो यहाँ पे ऐसे आप निकाल सकते थे। सो दिस क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा रखा है, ये क्वेश्चन
मतलब ये टेक्स्ट बुक का नहीं है, पर ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं पे काम में आ सकता है। बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन, पर ये लैंग्वेज अपने को शायद समझ में ना आए, तो आप यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस करो तो मजा आए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा हुआ है। अब जैसे ये 1 - T2/T1 है, उसी तरह से अगर कोई क्वेश्चन हीट के फॉर्मेट में हो, मतलब टेम्परेचर की बजाय हीट हो, तो ईटा इज इक्वल्स टू 1 - Q2/Q1, ऐसा फॉर्मूला भी आप ले सकते हैं। ओके, तो यही एफिशिएंसी का फॉर्मूला हीट के फॉर्मेट में भी चलेगा। तो देखो, कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ पे टेम्परेचर नहीं दिया होगा, हीट दिया होगा। सो आई कैन से दैट कि भाई आप कोई भी न्यूमेरिकल्स करो तो सबसे पहले यू हैव टू डेवलप द बेसिक हैबिट, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स में मैंने नहीं देखी हुई है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन। ऑनलाइन तो खैर अभी अभी से है, पर आप जब भी पेपर देते हो तो जस्ट कीप दैट हैबिट। क्वेश्चन पढ़ते 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 जहां जहां पे कोई डेटा आए वहां वहां पे अंडरलाइन करिए। ऐसा करने से आपके दो फायदे होंगे। नंबर एक, क्वेश्चन समझ में जल्दी आएगा। नंबर दो, आप फटाक से एनालाइज कर सकते हो, जल्दी एनालाइज कर सकते हो कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इजीली एप्लीकेबल होगा। वैसे यहाँ पे तो न्यूमेरिकल सिर्फ 2 लाइन का ही है, ओके, पर आपने प्रीवियसली मतलब पूरे 11th स्टैंडर्ड में से काफी न्यूमेरिकल्स देखे जहाँ पे 2 लाइन के न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, 3-4 लाइन होते। 12th में भी ऐसा आएगा। तो जो लोग, जो स्टूडेंट्स ये आदत डेवलप करेंगे, घर पे आप करते हो, आपकी नोट्स में से करते हो, यूज पेंसिल, नोट्स आपके लिए ये है। पर जहां जहां पे डेटा दिखे, जस्ट कीप दैट हैबिट कि आप उसको अंडरलाइन करो, क्या पूछा गया है वहां अंडरलाइन करो। सो यू विल हैव अ बेटर आइडिया कि एग्जैक्टली करना क्या है। जैसे मैंने कहा, टेम्परेचर ऑफ ए सोर्स यानी बड़ा वाला, सिंक यानी छोटा वाला, engine consume this much of जूल यानी जूल पर सेकंड, यानी ये वर्क डन दिया, या तो पावर भी कह सकते हैं। बेसिकली द एफिशिएंसी ऑफ द engine, वर्क डन पर साइकिल, एंड हीट रिजेक्टेड टू द सिंक पर साइकिल। तो हीट यानी यहाँ पे हमें क्यू के फॉर्मेट में आंसर निकालना है। तो सबसे पहला T1 दिया, T2 दिया, Q1 यानी क्या, तो कि इफ engine कंज्यूम यानी इतना हीट वो कंज्यूम कर रहा है, ले रहा है। ओके, तो इसके हिसाब से सबसे पहले तो एफिशिएंसी निकाल लिया। जैसे एफिशिएंसी निकाल लिया, आपको एक और फॉर्मूला मिल जाता है, और ये फॉर्मूला आपको मिलता है अगर आपने थियरी पढ़ा हो तो। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवा दूं कि ये फॉर्मूला कैसे बना। ओके, एकदम शॉर्ट में समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सोर्स Q1 हीट देता है, यहाँ पे फ्यूल होता है जो वर्क परफॉर्म करता है, और सिंक में Q2 हीट चला जाता है। इट इज समथिंग लाइक दैट। घर से आप 100 रुपए लेकर निकले, जब घर वापस गए तो आपकी जेब में 20 रुपए थे, तो आपने वर्क कितने का किया, कैसे करेंगे आप? 100 minus 20. अब उसको Q1 Q2 के टर्म में बताओ तो W इज इक्वल टू क्या करेंगे? Q1 minus Q2. ओके, अब आप जो स्पेंड करके आए उसको अगर मैं एफिशिएंसी कहूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इसको मैं एफिशिएंसी कहूं तो आपको कितना दिया गया था, आप या तो आप कितना लेकर निकले थे? Q1. अच्छा, उससे ज्यादा यूज कर सकते थे आप? नहीं. नहीं कर सकते थे, राइट। मतलब जैसे आप वो एग्जाम में मार्क्स आते हैं तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम मार्क्स लिखते हैं आप 100, Yes sir. तो ऊपर क्या लिखा जाएगा? आपका वर्क लिखा जाएगा। Octane match. यस, तो आपने ऑब्टेन किया, वर्क डन। तो देखो, ईटा इज इक्वल टू W/Q1, ईटा इज इक्वल टू W/Q1, तो W इज इक्वल टू हो गया ईटा इंटू Q1। Yes sir. अब W की जगह पे क्या लिखा गया है? Q1 minus Q2. वो भी लिख दो, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो क्या आप इंडिविजुअल डिनोमिनेटर दे सकते हो? Yes sir. So 1 minus Q2 by Q1. आ गया ये फॉर्मूला। Yes sir. समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 सिंपल सी बात है। ओके,
तो ये दूसरा आपको मिल जाएगा कि कितना वर्क हुआ होगा। तीसरे वाले में एक छोटी सी गड़बड़ है, हु कैन आइडेंटिफाई? प्रिंटिंग मिस्टेक। चलो हिंट भी बता दूं। Q1 minus W. यस, W इज इक्वल टू होता है ना Q1 माइनस Q2। अगर मुझे Q2 चाहिए तो Q1 माइनस W करना पड़ेगा। ओके, तो Q1 ये है, W ये है, यहाँ पे वही किया हुआ है, पर यहाँ पे बीच में माइनस साइन रह गया है। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल सी बात है, पर अपने को समझ में आनी चाहिए। क्लियर? अब सिक्स्थ वाला जो क्वेश्चन है, ओके, वो पढ़कर भी हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। इसमें भी एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो प्रिंटिंग मिस्टेक को हम ट्राई करते रहते हैं कि वो हर वक्त हम उसको मिनिमाइज करें, बट प्रिंटिंग मिस्टेक उसी को कहते हैं जो होता ही रहता है। स्टिल वी आर ट्राइंग। कार्नोट engine takes 3 into 10 raised 10 केल्विन। तो यार ऐसा तो नहीं होता है। तो देखो तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 10 raised to 3। 6. तो यहाँ पे 3 into 10 raised to 6 कैलोरी ऑफ हीट। तो यहाँ पे 10 की पावर में 6 होना चाहिए। इसको 3x की बजाय 3 इंटू समझिए। तो 3 into 10 to 6 कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम ए रिजर्वियर एट 627 डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट कर दिया केल्विन में। गिव इट टू अ सिंक, यानी ये हो गया हाई टेम्परेचर, ये हो गया लो टेम्परेचर, ये हो गया गिवन हीट। अब देखो आपके पास ईटा का फॉर्मूला था, देखो इन दोनों को कंपेयर करो तो ये मिल जाएगा। तो पता चल जाएगा क्या होगा Q2। तो क्या, हाँ, उसके हिसाब से अभी देखा था W का फॉर्मूला Q1 माइनस Q2। आई बात समझ में? इतना याद रखना है, Q1 एट हायर, Q2 एट लोअर, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो इसके हर एक न्यूमेरिकल्स आपसे बहुत इजीली जल्दी जल्दी हो सकेंगे। पर हाँ, ऑफ कोर्स वन कंडीशन इज रिक्वायर्ड, आपको खुद को वो लिखने पड़ेंगे। नहीं लिखोगे तो बात नहीं बनेगी। अब देखो, वैसे बता दो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये AIEEE यानी पुराना वाला JEE, या तो JEE को पुराने नाम से AIEEE कहते थे। यू कैन सी दैट इसमें कोई बड़ा कोई तीर नहीं मारना था कि बहुत ज़्यादा कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे आप इसको बहुत सिंपल तरीके से भी कर सकते थे। अंडरस्टैंड? तो अब देखिए यहाँ पे कार्नोट इंजन के ही सभी क्वेश्चंस आएंगे। तो जैसे आगे के क्वेश्चंस किए वैसे आप 7th क्वेश्चन भी कर सकते हैं। यहाँ पे 40% का एफिशिएंसी दिया हुआ है, राइट? एंड दैट्स अ चेंज टू इंक्रीज टू 10%। मतलब 40% से अगर हम इंक्रीज करके 10% पे आए तो हमें कितना एफिशिएंसी बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम फंडा, पर यहाँ पे एफिशिएंसी को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना दो तो आपका काम आसान हो जाएगा, राइट? ओके, तो उसके हिसाब से आप ये 7th क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे 7th किया वैसे का वैसा 8th आएगा। यू कैन सी दैट यहाँ पे जूल में भी दिया है, टेम्परेचर में भी दिया है, तो सेम टू सेम वैल्यू है वो आ रही है। तो न्यूमेरिकल्स लिखेंगे तो डेफिनेटली पता चलेगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस की, सेम टू सेम फॉर्मूला, कोई नया चेंज नहीं। यू कैन सी दैट W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 आ गया, Q1 अपॉन Q2, T1 अपॉन, मतलब रेसिप्रोकल करो तो भी सेम हो जाएगा, और उसके हिसाब से आपको पूरा का पूरा उसका आंसर है वो मिल सकता है। हाँ, वैसे एक सेकेंड, ये जो फॉर्मूला आया Q1 वाला 2.3 nRT log natural V2 by V1, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो दिस इज अबाउट वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस की वजह से हीट का ये फॉर्मूला जो है वो बनता है। इज दैट क्लियर? चलो, एंड लास्ट फॉर्मूला इज अबाउट द रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर के लिए बीटा, दैट्स अ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये हीट इंजन से पूरा का पूरा उल्टा रहेगा, बट डायरेक्ट फॉर्मूला है तो डायरेक्ट फॉर्मूला के बेसिस पे आप इसका काम कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसा किया
Q2 को सब्जेक्ट बनाते हो तो W इंटू बीटा करो, तो W इंटू T2 बाई T1 अपॉन T2 कर दो। पर ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि रेफ्रिजरेटर का जो किस्सा था, सॉरी हीट इंजन का जो किस्सा था, उससे पूरा का पूरा उल्टा प्रोसेस होगा। मैं फिगर के साथ आपको बता दूं, इसको सर यहाँ थ्योरी पे के, तो अगर यहाँ पे ऐसे इंडिविजुअल डिनोमिनेटर ले तो Q2/Q1 -1 होगा। अरे अरे अरे, आप तो मैथ्स का गड़बड़ कर दोगे, ऐसे नहीं ले सकते ना मैथ्स के हिसाब से, याद नहीं करो। मतलब W का वो पूरा फॉर्मूला लिखे तो Q1 - नहीं Q2 करके। नहीं नहीं नहीं, वही 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 मैं कह रहा हूँ ना कि हम यहाँ पे आके वो गड़बड़ कर देते हैं। ओके, अब सोचिए तो क्या यहाँ पे इसको आप T2/T1 माइनस T2/T2 ऐसा कर सकते हैं? आप ऐसा कह रहे हैं? अच्छा समझ गई, हाँ समझ गई। हाँ, यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते, राइट? यस सर। हाँ हाँ, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आफ्टर दैट अब यहाँ पे पार्ट 4 के क्वेश्चंस है। तो अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस किए, अगर वो आपके क्लियर है ना, तो पार्ट 4 के सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। पर हाँ, बेसिक उसके जो यूनिट्स वगैरह है उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि a geyser hits water flowing at the rate of 3 liters per minute from 27 degrees Celsius to 77 degrees Celsius. If the geyser operates on a gas burner, what is the rate of consumption of a fuel? ओके, जस्ट डू वन थिंग, आप इसको खुद समझने का ट्राई करो तो व्याख्या मुझे लग रहा है कि आप ये कर सकते हैं। ओके, जस्ट एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। तो क्या आपको Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T का कॉन्सेप्ट पता है व्याख्या? यस सर। Whenever only temperature changes, MC delta T लिख सकते हैं, ठीक है। A यस सर। geyser hits water flowing at the rate of 3 liters per minute from 27 degrees Celsius to 77 degrees Celsius. If the geyser operates on a gas burner, what is the rate of consumption of the fuel if its a heat of combustion is this joule per gram? तो 3 लीटर पर मिनट यानी मैं कह सकता हूँ 3000 ग्राम पर मिनट, टेम्परेचर का वेरिएशन 50 डिग्री सेल्सियस। नाउ व्हाट, कितना हीट, दैट इज MC डेल्टा T, मास ले लिया यहाँ पे 4.2 दैट इज एन 50। यहाँ पे ध्यान ये रखना था कि 3000 दैट इज अ मास वैल्यू एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दैट इज गिवन 4 जूल पर ग्राम। तो M आ गया, C आ गया, डेल्टा T आ गया। नाउ व्हाट, हीट कंजम्पशन या तो कंबशन कितना हो रहा था, 4 × 10⁴ जूल। नाउ रेट ऑफ कंबशन यानी क्या, तो रेट ऑफ कंबशन यानी बेसिक सा फंडा ऐसा, 63 × 10⁴ दैट इज अ हीट एब्जॉर्ब, कितना एब्जॉर्ब किया विथ रिस्पेक्ट टू कितना उसने कंबशन किया। ओके, सो रेट ऑफ कंबशन इज इक्वल टू, यहाँ पे उसको आप हीट के टर्म में ले सकते थे। रेट ऑफ कंबशन यानी बेसिकली क्या था, इट इज समथिंग लाइक दैट, वो आप नहीं कहते कोई स्कूटर चलाते हैं तो उसका एवरेज कैसे मिल सकता है, कितना हीट एब्जॉर्ब किया, तो कि 63 × 10⁴ जितना हीट एब्जॉर्ब किया। कंबशन कितना किया, तो जनरली यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेट ऑफ कंबशन, कंबशन होना मतलब क्या, बर्न होना। बर्न होना। एब्जॉर्ब होना मतलब क्या, तो कि उसने कितना लिया था, उसमें से जितना लिया था उसमें से उतना क्या हो गया, बर्न हो गया। ओके, तो पता चलेगा कि पर मिनट 15.75 ग्राम पर मिनट बर्न हो रहा था। जैसे कि हम पेट्रोल नहीं ऐसा कहते कि पेट्रोल जलाना, गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल जलता है, मतलब पेट्रोल का कंबशन होता है। तो अगर आपने 1 घंटा कार चलाई तो उसके हिसाब से पता चलेगा कि उसका कंबशन रेट क्या है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? After this, now this is about what amount of heat must be supplied to 2 × 10⁻² kilogram of nitrogen at a room temperature to raise its temperature by 45 degrees Celsius at constant pressure.
तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा आपका केमिस्ट्री वाला नॉलेज, दैट इज अ मास ऑफ गैस इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना। ओके, केमिस्ट्री से शायद आपने किया होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज 2 × 10⁻² × 10⁻3। ओके, ये कहाँ से आया? तो बहुत सिंपल सी बात समझनी थी कि यहाँ पे मास किस में लेना था? ग्राम में। यहाँ पे मास किस में दिया हुआ है? किलोग्राम में। तो 2 × 10⁻² 10⁻3 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास 28 कहाँ से आया? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ओके, N2 is given 28. Now what? रियल गैस कांस्टेंट पता होना चाहिए, वैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस, जो यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको एक थ्योरी हमने पढ़ा था Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, और वहाँ पे हमने पढ़ा था Cp का वैल्यू बनता है 7/2R। 7/2 कहाँ से आया? तो कि वो यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं, ये रहा फॉर Cp डाया एटॉमिक गैस दैट इज 7/2R। वैसे वो गिवन है यहाँ पे इस केस के लिए, तो वहाँ से आ गया ये 7/2R का वैल्यू, 7/2 था, R था। नाउ हीट का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T, एंड अगेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स C दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड चेंज इन टेम्परेचर, जो आपको टोटल हीट है वो दे सकता है। थर्ड क्वेश्चन थियोरेटिकल क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में ध्यान रखना है एक छोटे से बात का, जो है आइडियाबैटिक प्रोसेस, जहाँ पे आता है PV रेज़ टू गामा, P2/P1 V1/V2 रेज़ टू गामा। गामा का वैल्यू 1/4। अब 2 रेज़ टू 1/4 कैसे निकालेंगे? 1.5 था तब तक तो ठीक था, तो ऐसा कुछ करेंगे आप 14 डिवाइड बाई 10, तो वो बन जाएगा 7/5। तो 7/5 से तो यहाँ पे कुछ बात बनती नहीं है, राइट? तो कोई और आइडिया लगा सकते हैं? ऐसा कह सकते हैं 25/100। अच्छा। 1 + 0.4। हम्म। अब 0.4 तो 2:1 तो बरोबर है, वो तो 2 का 2 रहेगा, इंटू 2:0.4 यानी 4/10, ऐसा कहेंगे? यस सर। 4/10 यानी क्या बनेगा? 2/5। तो 2/5 तो इसमें क्या करना पड़ेगा? तो कि 2² इंटू 2⁻1/5। यस सर। अब 1/5 निकालना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, पर हम 1/5 की बजाय अगर उसको 1/4 मान लेते, ऐसा हो सकता है हाफ का स्क्वायर, यस सर। 2 बार रूट। ओके, तो बाजू में कैलकुलेटर हो तो चेक करो, तो 2 का 2 बार रूट ले लो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो और 2 से मल्टीप्लाई करो। क्या आता है? 12.72 ऐसा आया। ओ बाप रे, तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो वहाँ पे ये तो एक जनरल आइडिया मैं कह रहा था, अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो आपको वहाँ पे लॉग की वैल्यू का ही यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो लॉग के अलावा वैसे इसको ढूंढ पाना या तो कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है। ताकि 2 का 2 बार रूट निकालो तो क्या आया? 1.189। 2 बार रूट किया तो? हाँ। अच्छा,
आपको बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको उसका लॉग ही ढूंढना पड़ेगा। ओके, उसका आइडिया दे देता हूँ कैसे कर सकते हैं। ओके, इसको ऐसा कहा जा सकता है 1.4 इंटू लॉग ऑफ 2। लॉग ऑफ 2 कैसे निकलेगा, तो क्या 1.4 0 पॉइंट लॉग 2 का वैल्यू होता है 3010। ओके, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका आपको लेना पड़ेगा एंटी लॉग। 1.4 इंटू 0.3010। अब जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे ना, तब जाकर आपको ये वैल्यू मिलेगा 2.64। ओके, तो लॉग एंटी लॉग के लिए ऐसा होगा तो हम फिर से एक और अलग सेशन रख देंगे। शायद मैंने एक क्लास में सिखाया था कि लॉग और एंटी लॉग कैसे लेना है। ओके, तो Yes, ट्राई sir. करेंगे, शायद पता चल सकता है। फिफ्थ सेम क्वेश्चन हीट इंजन वाला, पर यहाँ पे आपको यूज करना है हीट इंजन से पहले वाला कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वहां से सीधा वर्क आपका मिल सकता था। सिक्स्थ थियोरी वाला क्वेश्चन, सेवेंथ हीट इंजन का डायरेक्ट फॉर्मूला, एट्थ जो है उसमें हल्का फुल्का सा आप आइडिया लगा सकते हैं। देन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज ए हीट टू अ सिस्टम एट a rate of 100 watt. If system perform work at a rate of 75 joules per second, at what rate is the internal energy increasing? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, रेट बताया हुआ है डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी, सबसे डिवाइड कर दिया तो आपको डेल्टा यू बाय डेल्टा टी यानी कितना हीट पर रेट मिल सकता है, तो सीधा 75 इधर ले लिया और हो गई बात खत्म। और नाइन्थ क्वेश्चन अगेन प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का पहला इलस्ट्रेशन हमने किया था ना। Yes, sir. वर्क डन पर यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल है, जहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मिलेगा। वैसे मेरे हिसाब से डायरेक्ट हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल भी पता है, हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड। ओके, उससे भी आप कर सकते हैं। एंड रेफ्रिजरेटर का फॉर्मूला भी हमने किया हुआ है, बीटा T2 बाई T1 माइनस T2। क्लियर? Yes, तो sir. यहाँ तक रखते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 13 जो है वो